नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। आज का जो वीडियो रहने वाला है क्लास 8th के लिए है और ये वीडियो है साइंस का आपके चैप्टर नंबर जो 6 है जंतुओं में जनन, उनसे संबंधित है। इस वीडियो के अंदर मैं जंतुओं में जनन जो चैप्टर है उसको पूरी डिटेल के साथ में बताऊंगा और पूरी तरह से इस प्रकार से समझा दूंगा कि आप कोई भी क्वेश्चन इस चैप्टर से संबंधित आएगा तो गलत नहीं करोगे। क्लास 8th जंतुओं में जनन विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 7। फर्स्ट है कि जनन। जनन क्या होता है, जिसको इंग्लिश में रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो जनन द्वारा कोई भी जीव किसी भी दूसरे जीव को जन्म देकर अपनी जाति की वृद्धि करता है। जनन यदि मैं सीधी सीधी कहूँ को तो इसका यदि दूसरा नाम कहें तो होता है जन्म, है ना, जन्म देना। तो जनन का अर्थ यह होगा कि कोई भी जीव है दूसरे जीव को जन्म देगा, मतलब अपनी ही प्रजाति के दूसरे जीव को जन्म देगा तो अपनी जाति की वृद्धि करेगा, उसे क्या कहते हैं, जनन। ये विज्ञान की भाषा में है। अब जनन की विधियां कितनी है, तो जनन की 2 विधियां होती है। ध्यान रखिएगा हमेशा, जनन की विधियां कितनी होती हैं, 2। एक तो है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, तो इस जनन में नर तथा मादा युग्मक का संलयन होता है। मतलब लैंगिक जनन के अंदर जरूरी क्या है, नर और मादा का मिलना जरूरी है। नर और मादा के मिलने से, संलयन से ही नई प्रजाति, है ना, नई जाति है वो उत्पन्न होगी। जैसे नर और मादा का संलयन जो होता है तो उसे लैंगिक जनन कहते हैं। अब अलैंगिक क्या हो जाएगा, तो इसमें नर और मादा का मिलना कोई जरूरी नहीं है, इसमें केवल एक ही जनक नए जीव को जन्म देता है, इसे अलैंगिक जनन कहते हैं, है ना। नर और मादा का मिलना जरूरी नहीं होता इसमें। फिर है यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि नर जनन अंग, ये है चित्रात्मक, पूरा आपको आना चाहिए। नर जनन अंगों में एक जोड़ा वृषण। तो ध्यान दें, तो एक जोड़ा क्या होता है, वृषण। एक जोड़े का अर्थ होता है 2, है ना। जोड़ा 2 एक समान जो नाउंस हो जाएंगे उसे क्या कहेंगे, जोड़ा कहेंगे। तो वृषण 2 होते हैं, जैसे कि 1 और 2, दायां और बायां। 2 शुक्राणु नलिका, 2 शुक्राणु नलिका जो कि वृषण है वो जुड़ा रहता है, तो ये शुक्राणु नलिकाएं हैं, ठीक है। तथा एक शेषण होते हैं। नर जनन में होगा क्या, यहाँ अपन किसको देख रहे हैं, नर जनन को देखेंगे। तो 2 तो वृषाणु है, ये आपको वृषाणु दिख रहे हैं यहाँ पर, और 2 क्या होती है, शुक्राणु नलिका होती है जो कि वृषाणु से जुड़ी हुई होती हैं, और एक क्या होता है, उसमें शेषण होता है। तो ये आप सभी भली भांति समझ रहे होंगे चित्र को। वृषण नर युग्मक उत्पन्न करते हैं जिन्हें शुक्राणु कहते हैं। ये जो वृषण है ना, ये क्या करेंगे, नर युग्मक उत्पन्न करेंगे। मतलब युग्मक उत्पन्न करने का काम किसका होता है, वृषण को होता है। और ये वृषाणु क्या करते हैं, नर युग्मक उत्पन्न करते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं, शुक्राणु कहते हैं, है ना। जो कि शुक्राणु किन से होके प्रभावित होगा, शुक्राणु नलिका से। वृषण में लाखों शुक्राणु उत्पन्न करते हैं और शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं। वृषण जो है ना वो लाखों शुक्राणु तो उत्पन्न करेंगे और शुक्राणु बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, जिसको देख नहीं सकते हैं। तो इसका आप ध्यान रखें, क्योंकि जितना नामांकित चित्र बनाए इस प्रकार का प्रश्न आ सकता है, क्योंकि विज्ञान के पेपर के अंदर 2 आपके चित्र वाले क्वेश्चन आएंगे, ये फिक्स होते हैं। तो आप इसको जरूर याद रखें। शेषण, ये शेषण है, उसके बाद में ये वृषण है, और ये है शुक्राणु नलिका। इसमें 3 पार्टी है जिसको आपको भली बात याद रखना है। फिर है आपके सामने मानव शुक्राणु। मानव शुक्राणु, पुरुषों में शुक्राणु बहुत सूक्ष्म होते हैं, पर प्रत्येक में एक सिर, एक मध्य भाग और एक पूंछ होती है। ध्यान दीजिए, ये देखो शुक्राणु का चित्र है। तो शुक्राणु के अंदर कितने पार्ट होते हैं, तो 3 पार्ट है। शुक्राणु का सिर होगा, शुक्राणु का मध्य भाग होगा और शुक्राणु का पूंछ होगा। शुक्राणु एकल कोशिका जैसे होता है और दिखने में कैसा होता है, एकल कोशिका के जैसा होगा।
ऐसा आ जाए कि शुक्राणु में पूंछ किस काम आती है। ये जो पूंछ है ना, ये किस काम में आती है, तो शुक्राणु में पूंछ है गति करने में सहायक होती है। किस काम में होती है, गति करने में सहायक होती है। इनकी सहायता से शुक्राणु तैरकर अंडाणु तक पहुंचता है। शुक्राणु जो है ये पूंछ नहीं है तो ये मतलब आगे बढ़ेगा नहीं, और आगे नहीं बढ़ेगा तो ये क्या है, अंडाणु तक जाएगा नहीं, और अंडाणु तक नहीं जाएगा तो मतलब वो अपना पूर्ण है विकसित रूप है वो नहीं लेगा। अब अपन देख लेते हैं मादा जनन अंग को। नर जनन अंग में अपन ने क्या देखा था, वृषण, शिशन और शुक्राणु नलिका। मादा जनन अंग में क्या होता है, तो मादा जननांगों में एक जोड़ी अंडाशय, एक जोड़ी अंडाशय का अर्थ है दो, अंडवाहिनी जिसे डिंबवाहिनी भी कहते हैं, और एक गर्भाशय होता है। मादा जनन में देख लो, ये तो है गर्भाशय और ये है आपके अंडाशय। ये जो इधर है ना, जिस प्रकार से मानव जनन अंग में वृषण होता है उसी प्रकार मादा जनन अंग में अंडाशय एक जोड़ी और फिर आपकी क्या होती है, अंडवाहिनी होती है। तो यह है आपके अंडवाहिनी, ठीक है। उसके बाद में देखते हैं मानव अंडाणु। स्त्रियों में, मानव स्त्रियों में प्रति मास दोनों अंडाशयों में से एक अंडाशय से एक विकसित अंडाणु तथा डिंब का निर्मोशन अंडवाहिनी में होता है। बात करते हैं गर्भाशय की, तो गर्भाशय विभाग है जहां शिशु का विकास होता है। तो ये ध्यान होना चाहिए आपको, शिशु का विकास किस में होता है, तो शिशु का विकास होता है गर्भाशय में। और शुक्राणु की तरह अंडाणु भी एकल कोशिका है। अंडाणु और शुक्राणु क्या है, एकल कोशिका है, ध्यान देना। शुक्राणु भी एकल कोशिका है और अंडाणु भी क्या है, एकल कोशिका है। मनुष्यों में गुणसूत्र देखो, मनुष्य के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है, 46 होती है, जो कि पिछले चैप्टर नंबर 7 के अंदर भी मैंने बताया, 7वां चैप्टर मैंने डाल दिया था। तो इसमें 46 होती है। 46 का अर्थ है 23 जोड़ी होती है। ध्यान दीजिए, 23 जोड़ी होती है। 23 तो पुरुष के होंगे और 23 महिला के होंगे। तो जो नर गुणसूत्र है, नर में कौन से होते हैं, एक्स और वाई होते हैं, और मादा में एक्स और एक्स होते हैं। यदि लड़की जन्म लेती है, लड़की उत्पन्न होती है, तो नर का एक्स गुणसूत्र होगा और मादा का भी एक्स गुणसूत्र होगा। और लड़का यदि उत्पन्न होता है तो नर का वाई गुणसूत्र है और मादा का क्या होगा, एक्स गुणसूत्र होगा। तो एक्स और वाई मिलकर लड़का और एक्स गुणसूत्र मिलकर लड़की। फिर बात करते हैं निषेचन की। तो निषेचन शुक्राणु अथवा अंडाणु का संलयन क्या कहलाता है, निषेचन कहलाता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, आंतरिक निषेचन और बाह्य निषेचन। शुक्राणु अथवा अंडाणु का संलयन मतलब मिलना, इसे क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। आंतरिक निषेचन क्या होता है कि वह निषेचन जो मादा के शरीर के अंदर होता है उसे आंतरिक निषेचन कहते हैं, है ना। निषेचन देखो क्या है, मादा के शरीर के अंदर होगा उसे आंतरिक कहेंगे। जैसे मनुष्य, गाय, कुत्ता, मुर्गी आदि में आंतरिक निषेचन होता है। और बाह्य निषेचन क्या होगा, वह निषेचन जो मादा के शरीर के बाहर होता है उसे बाह्य निषेचन कहते हैं। और बाह्य निषेचन किन में होता है, तो मछली है, स्टारफिश है, इसके अंदर। आंतरिक निषेचन मनुष्य, गाय, कुत्ता, जितने भी जानवर हैं उन सभी में क्या होता है, आंतरिक निषेचन होता है। युग्मनज क्या होता है, तो निषेचन के समय शुक्राणु अथवा अंडाणु संलयन होकर एक हो जाते हैं। निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। निषेचन होगा और निषेचन से अंडाणु अथवा शुक्राणु है क्या होते हैं, संलयन हो जाते हैं, मतलब एक हो जाते हैं अंडाणु और शुक्राणु। अंडाणु और शुक्राणु के एक होने से किसका निर्माण होता है, युग्मनज का होगा, ठीक है।
प्रज्ञनली शिशु ये एक टेक्निक है। तो प्रज्ञनली शिशु के अंदर किसी स्त्री को शिशु उत्पन्न करने में सक्षम न हो, कोई भी स्त्री है मतलब शिशु उत्पन्न करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि कुछ स्त्रियों में अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, ठीक है ना। अंडवाहिनी जिससे क्या क्या होता है कि गर्भ तक अंडाणु पहुंचते नहीं हैं, तो प्रज्ञनली के माध्यम से गर्भ तक अंडाणु पहुंचाया जाता है और जिनसे बच्चा उत्पन्न होता है, तो उसे प्रज्ञनली शिशु कहते हैं। और ऐसी स्त्रियां शिशु को उत्पन्न करने में असमर्थ होती हैं। कौन सी स्त्रियां? जिसकी अंडवाहिनी अवरुद्ध हो जाती है, क्योंकि निषेचन के लिए शुक्राणु मार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं के कारण अंडाणु तक नहीं पहुंच पाते हैं। तो डॉक्टर आईवीएफ मतलब इन विट्रो निषेचन, शरीर से बाहर कृत्रिम निषेचन करते हैं, से सृजन करते हैं, तब शुक्राणु व अंडाणु एक साथ रखे जाते हैं और तब निषेचन हो जाता है। तो युग्मनज को अलग लगभग 1 सप्ताह तक विकसित किया जाता है। युग्मनज जो होते हैं, अंडाणु और शुक्राणु मिलना युग्मनज कहलाता है और 1 सप्ताह तक है विकसित किया जाता है, जिसके पश्चात उसे स्त्री के गर्भाशय में स्थापित हो जाता है। मतलब प्रज्ञनली के तहत स्त्री के गर्भाशय में पूर्ण विकास होता है तथा शिशु का जन्म सामान्य शिशु की तरह ही होता है। इस तकनीकी द्वारा जन्मे शिशु को प्रज्ञनली शिशु कहते हैं, ठीक है। ये एक मिथ्या नाम है, क्योंकि शिशु का विकास प्रज्ञनली में नहीं होता है। मतलब प्रज्ञनली शिशु एक सही नाम नहीं है, क्योंकि शिशु का जो विकास होता है वो गर्भाशय में ही होता है। प्रज्ञनली में तो केवल शुक्राणुओं को गर्भाशय तक पहुंचाया जाता है। आगे आपके भ्रूण का परिवर्धन। भ्रूण का परिवर्धन क्या है कि निषेचन के परिणाम स्वरूप युग्मनज बनता है ना। निषेचन होगा तो युग्मनज बनेगा। जो भ्रूण में परिवर्तित होता है, युग्मनज लगातार विभाजित होकर कोशिकाओं के गोले में बदल जाता है। तत्पश्चात कोशिकाएं समूहीकृत होने लगती है, विभिन्न ऊतकों और अंगों में परिवर्तित हो जाती है। इस विकसित हुई संरचना को क्या कहते हैं? भ्रूण कहते हैं। भ्रूण गर्भाशय की दीवार में रोपित होकर विकसित होता रहता है। गर्भाशय के अंदर ही विकसित होगा। गर्भाशय में भ्रूण का निरंतर विकास होता रहता है। धीरे धीरे विभिन्न शारीरिक अंग, मतलब गर्भाशय के अंदर भ्रूण का विकास कैसे होगा? तो विभिन्न शारीरिक अंग है, जैसे कि हाथ, पैर, सिर, आंख, कान इत्यादि विकसित हो जाते हैं। बात करते हैं गर्भ क्या होता है। तो गर्भ भ्रूण की वह अवस्था जिसमें शारीरिक भागों की पहचान हो सके, उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। मतलब गर्भाशय के अंदर जो शिशु होता है उनके शरीर के अंगों की, शरीर के भागों की है, मतलब वो विकसित होता है, पहचान हो सकती है कि ये सिर है, आंख है, कान है, हाथ है। तो इस प्रकार की जो पहचान हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? गर्भ कहते हैं। जब गर्भ का विकास पूरा हो जाता है तो माँ नवजात शिशु को जन्म देती है। मादा में भ्रूण का विकास। बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में भ्रूण का विकास मादा के शरीर के बाहर ही होता है। देखो, मादा में भ्रूण का विकास कैसे होगा? तो बाह्य निषेचन वाले जंतुओं में, बाह्य निषेचन ध्यान दीजिए, जो कि मछली वगैरह है वो, तो भ्रूण का अंडा वर्ण के अंदर विकसित होता रहता है। जरायुज एवं अंडपरजक। जरायुज क्या होते हैं और अंडपरजक क्या होते हैं उसके बारे में देखें। तो जरायुज वे जंतु जो सीधे ही शिशु को जन्म देते हैं जरायुज कहलाते हैं। देखो, सीधे शिशु को जन्म देंगे उसे क्या कहते हैं? जरायुज कहेंगे। जैसे गाय, बछड़ा, कुत्ता, पिल्ला, बिल्ली जरायुज जंतु के उदाहरण हैं। और अंडपरजक क्या होंगे? वे जंतु जो अंडे देते हैं अंडपरजक कहलाते हैं। जितने भी पक्षी होते हैं वो सभी क्या होते हैं? अंडपरजक होते हैं। और चौपाया पशु जितने भी होते हैं वो जरायुज होते हैं, और मानव भी। अब शिशु से वयस्क की जो विकसित अवस्था है वो कैसे होती है? तो नवजात जन्मे प्राणी अथवा अंडे के प्रस्फुटन से निकले प्राणी तब तक वृद्धि करते रहते हैं जब तक कि वे वयस्क नहीं हो जाते। मतलब शिशु का विकास कब होता है? शिशु के गर्भ है ना, भ्रूण के गर्भ में प्रवेश से लेकर, गर्भ से प्रवेश से लेकर किशोरावस्था जब पूर्ण होती है तब तक शिशु का विकास
होता रहता है। जंतुओं में नवजात से जंतु वयस्क। तो रेशम कीट के जीवन चक्र कैसा है? जैसे अंडा से फिर होगा लार्वा अथवा इल्ली, फिर है प्यूपा, और फिर वो क्या हो जाएगा? वयस्क हो जाएगा। मेंढक का जीवन चक्र देखें तो मेंढक का जीवन चक्र 3 अवस्थाओं में होता है। पहले वो अंडा होगा, अंडा के बाद में लार्वा अर्थात टेडपोल होगा, और उसके बाद में वो वयस्क हो जाएगा। ये जो जीवन चक्र आपको दिख रहा है, पहले क्या है? अंडा है, अंडे से क्या होगा? आरंभिक टेडपोल होगा, और आरंभिक टेडपोल के बाद में बादगा टेडपोल होगा, और उसके बाद में मेंढक क्या हो जाएगा? वयस्क हो जाता है। बात करते हैं कायांतरण की। कायांतरण का ध्यान देना, काया का अर्थ शरीर होता है, अंतरण का अर्थ है परिवर्तन। तो टेडपोल रूपांतरण होकर वयस्क में बदल जाता है। देखो पहले होता है टेडपोल होता है, उसके बाद में है वयस्क में अर्थात मेंढक में बदल जाता है। जो छलांग लगा सकता है और तैर सकता है वो क्या है? आपका कायांतरण हुआ। कुछ विशेष परिवर्तनों के साथ टेडपोल का वयस्क में रूपांतरण क्या कहलाता है? कायांतरण। जैसे कोकून। अलैंगिक जनन, इसको देखें तो ये अत्यंत छोटा जंतु जो कि हाइड्रा है, हाइड्रा का आपको यहाँ पर चित्र दिखाया गया है। हाइड्रा का विकास कैसे होता है? तो यहाँ पर देखो, ये जो हाइड्रा है इसका पहला स्टेप ये है, दूसरा स्तर ये है, और तीसरा स्तर जो कि वयस्क हो जाता है वो इस प्रकार से दिखेगा। मुकुलन क्या है? तो प्रत्येक हाइड्रा में एक या अधिक उभार दिखाई दे सकते हैं। ये उभार विकसित होते नए जीव हैं जिन्हें मुकुल कहते हैं। मुकुल क्या होता है कि हाइड्रा जो है इसके अंदर अपने जो भाग है, उभार का अर्थ है विकसित होते जाते हैं, और जो विकसित होते हैं ये नए जीव होते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मुकुल कहते हैं। मुकुलन क्या होता है? तो हाइड्रा में मुकुल से नया जीव विकसित होता है, इसलिए इस प्रकार के जनन को मुकुलन कहते हैं। देखो हाइड्रा से नए जीव का उत्पन्न होना क्या कहलाता है? मुकुलन कहलाएगा। मुकुल से नए जीव का उत्पन्न होना क्या कहलाएगा? मुकुलन कहलाएगा। फिर बात करते हैं अमीबा की। अमीबा एक कोशी के जीव है। ध्यान दीजिए, अमीबा है कितनी कोशी के जीव है? तो एक कोशी के जीव है, और इसमें केंद्रक के 2 भाग होते हैं। अमीबा में केंद्रक के कितने भाग होते हैं? तो 2 भाग होते हैं, इसका ध्यान दीजिए आप। भागों में विभाजन से जनन क्रिया प्रारंभ होती है, इसके बाद कोशिका भी 2 भागों में बढ़ जाती है, जिससे प्रत्येक भाग में एक केंद्रक होता है। परिणाम स्वरूप एक जनक से 2 अमीबा बनते हैं। तो एक जनक से कितने अमीबा बनते हैं? 2 अमीबा। एक शब्द है आपके द्विखंडन, जिसमें जीव विभाजित होकर 2 संतति उत्पन्न करता है, उसे क्या कहते हैं? द्विखंडन कहते हैं। तो यहां पर आपके अमीबा का चित्र दे रखा है जो कि एक कोशिकीय होता है। तो ये था आपके जंतुओं में जनन चैप्टर। जितना आपके चैप्टर के अंदर है शॉर्ट रूप में है, नोट्स के माध्यम से मैंने बताने की कोशिश की है। तो ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपके जितने भी दोस्त हैं उन सभी के साथ में इस वीडियो को शेयर जरूर करना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।